नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मेरठ और मुरादनगर के बीच में मौजूद हैं। राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, किसान यात्रा, वो अपने 30 दिन के अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी शुरू हुई है। ये जो रैलियों की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, जो एसपीजी वाली गाड़ी है, अभी ये शुरू हुई है। अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी यात्रा शुरू होनी है। मायावती ने अपनी रैली शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री की दशहरा पर रैली होने वाली है। रक्षा मंत्री आगरा में स्वागत समारोह के लिए गए हैं। अभी जो भी आप देख रहे हैं वो एक पारंपरिक तरीका देख रहे हैं जनसंपर्क का, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसा चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा, जो प्रचार तंत्र और प्रोपेगेंडा इस कदर हावी होगा कि एक मतदाता के लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किसे अपना समर्थन चुने। लेकिन बात हम राहुल गांधी की करना चाहते हैं कि वो इस वक्त यूपी में 30 दिनों से घूमकर क्या हासिल कर पाए। क्या वो अपनी पार्टी को लोगों तक ले गए, चर्चा में ले आए। दोनों तरफ से राहुल गांधी को देखें तो पार्टी को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की हालत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस नेता ने वो ज़मीन चुनी है जहां पर उसकी पार्टी और उसका भी खुद का वजूद लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसे जगह का चुनाव जहां आप बिल्कुल ना हो, वो बताता है कि शायद आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इतिहास यही रहा है कि कांग्रेस जहां से भी साफ हुई है वहां पर अभी तक कहीं खड़ी होकर साबित नहीं कर सकी है। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए ये गाड़ियां और जो काफिले हैं, इनको देखकर ये तस्वीरें बहुत अच्छी बनती हैं हर रैलियों की, लेकिन मेरी थोड़ी आशंका, मेरे सवाल गहरे हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने आप में सत्ता प्रतिष्ठान हैं और हर राजनीतिक दल के पास अब ऐसी गाड़ियों की भरमार है, ऐसे कार्यकर्ता हैं। सवाल है कि जनता है कि नहीं है। एक तस्वीर हमें दिखी दिल्ली से इस तरफ आते समय, वो बीजेपी का बड़ा सा पोस्टर लगा है और कांग्रेसियों ने उस पर राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के पोस्टर ने लगभग पूरा कवर कर लिया, लेकिन मोदी जी को छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री को। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या यूपी की लड़ाई में या आने वाले लोकसभा चुनाव की लड़ाई में राहुल की ये मेहनत कांग्रेस को इतनी ज़मीन दिला पाएगी कि सिर्फ मोदी जी रह जाएं और कांग्रेस इतना 2/3 हिस्सा कवर कर ले, जो इस पोस्टर में आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जो कांग्रेस कवर करते हैं, उमा शंकर सिंह भी हैं इस यात्रा में, वो भी लोगों से बात करेंगे और हम भी देखेंगे कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और जलवा दिख रहा है या राहुल गांधी लोगों से भी अपना संपर्क बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ये यात्रा हमने देवरिया से दिल्ली किसान की मदद करने के लिए की थी। हमारे 3 मांगे हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को सही दाम मिले, समर्थन मूल्य मिले। आप यहाँ आए, आप हमारे साथ अब दिल्ली चलिए, मोदी जी पे थोड़ा दबाव डालते हैं और किसान का कर्जा माफ करवाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ये तो बहुत कम बोले, बहुत कम बोले राहुल गांधी हैं? और बोलना चाहिए उनको, नहीं? खूब बोलना चाहिए था। खूब बोलना चाहिए था। हाँ, खूब बोलना चाहिए था। तो आप कितनी देर से खड़े थे उनको सुनने के लिए? खूब किया गर्मी में इसके मारे। हाँ, कुछ कहा नहीं, ना कुछ सुना गया। क्या हुआ, यहाँ भाषण हुआ था क्या? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। नमस्कार। कैसे आप लोग? सबका यहाँ स्वागत। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 15 लोगों को, 15 उद्योगपतियों को दिया। अगर आप 15 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ दे सकते हो तो जो हमारा किसान है, जो दुखी है, जिसके ऊपर कर्ज है, उसका भी आप कर्जा माफ कर सकते हो।
हमारी यात्रा का लक्ष्य है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालें और हमारी यात्रा की जो 3 मांगे हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए सही दाम दिया जाए, इन 3 मांगों के लिए हम नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालें। अगर वो नहीं करेंगे तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में आएगी या हिंदुस्तान में आएगी, हम कर्जा माफ करके आपको 10 दिन के अंदर दिखा देंगे। मोदी जी ने अलग अलग लोगों से वायदे किए। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया, किसान को सही दाम अनाज के लिए, दाल के लिए देने के लिए किया, मगर सबके सब वायदे खोखले निकले। नरेंद्र मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी जापान जाते हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी थोड़ा हिंदुस्तान के किसान का, थोड़ा हिंदुस्तान के गरीब का भी सुन ले। राहुल गांधी कम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनकी सभाएं छोटी हो रही हैं। कैसे ऑल एक सेकंड राहुल जी नमस्कार, 2 मिनट बात कीजिए। ये जो यात्रा है आपकी, आज 30वां दिन हो गया है। जैसे हमने भी रोकने की कोशिश की, हम सामने भी आए, लेकिन हम रोक नहीं पाए उनको। ये मीडिया के लिए ट्रक का इंतज़ाम किया गया है ताकि कैमरे वाले और जो रिपोर्टर हैं वो काफिले के आगे चलें। रोड शो की प्रवृत्ति यही होती है कि 1 सेकंड के लिए आदमी रुकता है, लेकिन कई घंटों के लिए आदमी चलता है। तो हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, उमा शंकर सिंह जो कांग्रेस को कवर करते हैं और नीरज गुप्ता जो पत्रकार बिरादरी से हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं। लेकिन नीरज ने इस पूरी यात्रा को, इनकी 30 दिन की यात्रा को कवर किया है। और नीरज, हमने तो 30 दिन कवर नहीं किया है, लेकिन ये हमारा पहला दिन था और हम देखने आए थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, आप बताइए कि हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये जो रैली है सिर्फ राहुल गांधी के लिए भी है और उनकी कांग्रेस के लिए भी है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही देख करके? राहुल कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए रवीश, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि यूपी के अंदर फिलहाल वोटर से ज्यादा वर्कर की जरूरत थी। हाँ। मात्र 2 लोकसभा की सीटें, 28 विधानसभा की सीटें। हाँ। तो इस 30 दिन की यात्रा में हाँ। मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है, हाँ। उसके अंदर एक नई जान आई है। हाँ। जो कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ। वो पहले बिल्कुल उत्साह उनमें नजर नहीं आता था, लेकिन इस यात्रा के दौरान हाँ। जो भीड़ कम से कम रोड शो में बटोरी राहुल गांधी ने और अपनी हाँ। खाट सभा में, हाँ। उसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि वो भी चुनाव में हैं और चुनाव लड़ने के लिए कोशिशें वो कर रहे हैं। हाँ। तो ये इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। पर नीरज, ये आपने जैसे कहा कि ये लोगों से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से जुड़ने की एक तरह से यात्रा आपको नज़र आती है कि कार्यकर्ता इनका सड़क पर आ गया है। अभी हम और उमा देख रहे थे कि हम तो राहुल गांधी के सामने भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। और बिल्कुल, खासकर जब आदमी विपक्ष में होता है तो कैमरे को देखकर रुकता है, फिर लंबी लंबी बातें करता है। हाँ, लेकिन ये सत्ता में भी थे तो इनकी हालत यही थी, क्योंकि अमेठी में हमने देखा 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम 30 बार हमने रोक के और माइक लगाया, लेकिन हाँ। ये नहीं बोले। तो ये तब बोलते हैं जब पहले से प्लान्ड होता है, या पहले से इनको ब्रीफ होता है। स्पॉन्टेनियस टाइप के नेता नहीं है कि आपने रोक लिया तो इन्होंने कुछ बोल दिया हाँ। और खबर बन गई, या अपनी बात जो लेकर ये जनता के बीच जाना चाहते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, ये आप जानते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर, लेकिन उसके इस्तेमाल की कहीं ना कहीं इनमें कमी नज़र आती है। खासतौर पे जो एक परंपरागत मीडिया है उसके इस्तेमाल, सोशल मीडिया में तो बहुत पीछे ये हैं ही। पर नीरज, हमने देखा कि मेरठ से जहाँ से हमने शुरू की अपनी यात्रा देखी, कोई 30-40 सेकंड का भाषण दिया इन्होंने, यहाँ भी 1 मिनट का भाषण दिया। उमा शंकर सही कह रहे हैं कि मैं उनके सामने भी गया तो उसमें वो रुक कर बोल सकते थे, वो उन्हीं मुद्दों को या मोदी सरकार के खिलाफ या कांग्रेस के बारे में कुछ बोल सकते थे, नहीं बोले। क्या बाकी यात्राओं में भी ऐसा ही रहा था? देखिए रवीश, जहाँ तक मीडिया से बात करने की बात है तो इस पूरी यात्रा में बहुत ही सिलेक्टिव 4-5 मीडिया हाउसेज हैं जिनसे राहुल गांधी ने बात की। हम लोग भी, तमाम लोग इंतज़ार करते रहे। मैं 30 दिन से साथ चल रहा था, मैं भी लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था, लेकिन उमा ने जैसा बताया कि राहुल गांधी की वो फितरत है नहीं। शायद स्पॉन्टेनियस सवाल झेलने की उनके अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है।
मीटिंग दर मीटिंग वो जो बोलते थे उसमें मैंने ज़रूर देखा कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा बढ़ा। खाट सभाओं में उन्होंने 45-50 मिनट तक किसानों से बातें की। अच्छा, लंबी बातें की जी हैं। बिल्कुल 45-50 मिनट तक बातें की, लेकिन वो सवाल जो किसान उनसे पूछते थे वो भी पहले से तय होते थे। लेकिन उन 50 मिनट लंबी सभाओं के दौरान वो एक इंटरेक्शन किसानों से राहुल गांधी ने किया, लेकिन जो रोड शोज थे, जो सड़क पर लोगों से मिलते हैं, स्पॉन्टेनियसली मिलते हैं, वहाँ ना ये मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और ना ही लोगों के। जो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया एक तरह से सड़क पर लाकर, पर मैं एक अंतर देखता हूं जब मैं बीजेपी की रैलियां देखता हूं, और रवि आप देख सकते हैं कि कैमरा ऊपर जाकर दे सकते हैं, तो उसमें बड़े नौजवान कार्यकर्ता होते हैं। नेता भी अब ठीक ठाक नौजवान हैं बीजेपी के भीतर में, मंत्री वगैरह भी, तो बड़े जोशीले होते हैं, खूब नारेबाजी होती है। कांग्रेस में या तो ऐसा लगता है कि बहुत से, यहीं पे मैं देख रहा हूँ रवि के कैमरे से दिख जाएगा कि बहुत बच्चे हैं या फिर बहुत वृद्ध लोग हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब राहुल गांधी जो कांग्रेस के वर्करों से मिलते हैं तो उनमें मैं कोट इन कोट कहूँगा कि इंदिरा गांधी के ज़माने के लोग ज़्यादा मिलते हैं, कि हम इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस में हैं। तो वो लोग ज़रूर कांग्रेस के साथ, लेकिन यंग क्राउड कम रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर पर कांग्रेस की जो कोशिशें थी, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा शीला दीक्षित को, मुझे लगभग हर शहर में जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, मैं कॉलेजेस में गया, मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया लोगों से बात करने, उनका यही कहना था कि राहुल गांधी अगर अपनी युवा नेता की छवि को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं तो लेकिन सीएम 78 साल की शीला दीक्षित को बना दिया गया है। तो ये एक बड़ा विरोधाभास दिखता है कांग्रेस पार्टी की तमाम रणनीति के अंदर, चुनावी जैसे रणनीति के अंदर। मैंने उमा, अगर इसी बस में अगर मोदी जी होते तो रुकते, थोड़ा हाथ लहराते, भुजा बिल्कुल, वो मुट्ठी पूरा- बांधते और कुछ नारा लगा देते अपनी पार्टी का ही, है ना? पूरा मौका तो देते इन्होंने हैं अपनी कैमरे को पार्टी का भी, नारा नहीं लगाया। पूरा मौका देते हैं मोदी कैमरे को भी और लोगों को भी।